हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए और डटे रहिए, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हमारे साथ सोल्व करने हैं ताकि सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। Two godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. They supply to 3 ration shops D, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godowns to the shops are given in the following table. तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ए और बी गोडाउन से डी, ई और एफ राशन शॉप्स पे, ठीक है, पर क्विंटल। हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता है जो 2 गोडाउन्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो है 100 क्विंटल्स और 50 क्विंटल्स, ठीक है। तो इसको हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी लगेगी सोल्व करने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 2 गोडाउन्स। सपोज ये है ए गोडाउन और यहां पर कहीं है बी गोडाउन, ठीक है। तो ए गोडाउन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 100 क्विंटल, ठीक है। और बी गोडाउन की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी को मैं सी से लिख रहा हूं, ठीक है। ये है हमारी 50 क्विंटल। और क्या कर रहे हैं हम? सप्लाई कर रहे हैं टू राशन शॉप्स, और राशन शॉप की नेम क्या है? डी, ई और एफ, ठीक है। सपोज ये है हमारी डी राशन शॉप, ये है हमारी ई राशन शॉप, और ये है अपनी एफ, ठीक है। और इनकी भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी कितना भी सप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो है 60, 50 और 40 रेस्पेक्टिवली। तो डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, ई की रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल और एफ की रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल, ठीक है। रिक्वायरमेंट को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। इतना सब क्लियर है ना अभी? तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए गोडाउन है उसने डी राशन शॉप को एक्स क्विंटल ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। कुछ तो वेरिएबल्स एज्यूम करने होंगे ना, जिसकी हेल्प से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसने क्या किया? ए ने डी को एक्स क्विंटल सप्लाई किया। कितना? एक्स क्विंटल, ये हमने एज्यूम कर लिया। और ए ने ई को वाई क्विंटल सप्लाई किया। इतना क्लियर है? और ए ने एफ को कितना क्विंटल सप्लाई करेगा? सोच के बताओ। अब देखो, x तो उसने d को कर दिया है, y उसने e को कर दिया है, तो उसके पास 100 की कैपेसिटी थी। अब ऐसा तो नहीं कि कितना भी कर सकता है, तो उसने 100 की कैपेसिटी में से x और y d और e को दे दिया। मीन्स x प्लस y वो ऑलरेडी भेज चुका है या ट्रांसपोर्ट कर चुका है। तो f को कितना कर सकता है? 100 माइनस x प्लस y। समझ में आई बात? x प्लस वाई वो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुका है, तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं b कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब देखो, जो d है उसके पास रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल्स की, ठीक है। अब 60 क्विंटल्स में से a ने उसको x क्विंटल ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है, तो b कितना कर सकता है? b कर सकता है सिर्फ 60 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि x उसके पास ऑलरेडी आ चुका। b से 60 माइनस एक्स आएगा, तो ऐड करेंगे तो टोटल 60 क्विंटल आ जाएगा, करेक्ट। अब करते हैं हम b से e को ट्रांसपोर्ट, तो y ऑलरेडी a ट्रांसपोर्ट कर चुका है, रिक्वायरमेंट 50 की है, तो ये आ जाएगा 50 माइनस y। इतना क्लियर है ना? अब बात करते हैं b से f के लिए। तो जो a है, a ने 100 माइनस एक्स प्लस वाई ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दिया है, 40 इसकी रिक्वायरमेंट है, तो कितना आएगा? 40 माइनस जो ए ने ट्रांसपोर्ट किया उतना ही तो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -100, और माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -x + y में, तो ये हो जाएगा +x + y। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x + y, तो प्लस का है, और 40 - 100 तो ये आ जाएगा -60। तो ये किया सप्लाई बी ने एफ को। तो इतना क्लियर है, ये तो हो गई कितने क्विंटल किसने किसको सप्लाई किया है। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट ही तो हमें मिनिमाइज करना है। तो हमें पता है कि जब ए गो डाउन डी को ट्रांसपोर्ट करता है तो 6 रुपीज पर क्विंटल कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें ए कितना कर रहा है, एक्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और 6 रुपीज पर क्विंटल आती है, तो ₹6। ठीक है, मैं इतना लिख रहा हूं, लेकिन जो कॉस्ट आएगी ओवरऑल वो कितनी होगी, 6 × x, क्योंकि x क्विंटल कर रहा है और 6 रुपीज पर क्विंटल, है ना। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें, ए जो कितना कर, ए जब ई को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹3। ठीक है, तो ₹3 कॉस्ट लगता है पर क्विंटल। और जब ए एफ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो कितना कॉस्ट लगता है, यह आ जाएगा ₹2.5। इतना समझ में आ रहा है ना सब। तो ये थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजी या डिफरेंट तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको आना चाहिए। और अगर हम बी से बात करें तो बी गो डाउन कितने रुपए में, डी को कितने में दे रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, 4 रुपीज की। और जब ई को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कितनी कॉस्ट आ रही है, 2 रुपीज। और जब बी एफ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कॉस्ट आ रही है 3 रुपीज। इतना क्लियर है। तो अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है जो क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ पर गिवन था। अब हमें इनकी हेल्प से 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो कॉस्ट है ना, जिसको हम मिनिमाइज करेंगे और वही होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और सेकंड है कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट देख लेते हैं। तो कॉस्ट देखो क्या आएगी, उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कॉस्ट आएगी 6 रुपीज पर क्विंटल कॉस्ट आ रही है ए से डी तक पहुंचाने में, और x क्विंटल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसीलिए 6 × x आ जाएगी टोटल कॉस्ट व्हेन, है ना, व्हेन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, ऐसे ही जब ए से ई में करेंगे तो 3 × y हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली जब ए से एफ में करेंगे तो यह आ जाएगा 2.5 इंटू कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 100 - x + y, तो ये आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जब B से D को ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा 4 × 60 - x प्लस यहां पे 2 × 50 - y। ठीक है, और जो लास्ट है वो है B से F को जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो 3 रुपीज लग रहा है पर क्विंटल, और कितना क्विंटल हो रहा है, x + y - 60। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा 3 × x + y - 60। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहां पर स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.5x + 4.5y + 410। तो ये आ जाएगा आपका 2.5x + 1.5 + 410। ठीक है, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट, इसी को हमें करना है मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब फाइंड आउट कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो भी हमने ट्रांसपोर्ट किया है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी नेगेटिव क्वांटिटी हमने ट्रांसपोर्ट कर दी। तो जो यहाँ पर करी है सबसे पहले ए से डी को, तो वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए x > ≤
0 सबसे पहला, और फिर क्या करा है हमने, y को ट्रांसपोर्ट किया है, y क्वांटिटी, y क्विंटल्स, तो y भी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हम 100 माइनस एक्स प्लस वाई की, तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -100। ठीक है, अब ये माइनस माइनस है, तो या तो एक काम कर सकते हो कि आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, वो एक तरीका है ना, या पहले ही उसको उधर ले जाते हैं, या दूसरा तरीका है कि माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो तब क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ये तो इन जनरल वैसे भी रहते ही है ना, आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं हम b से d को जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो इसको उधर ले जाएंगे और उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ये एक हमारा कंस्ट्रेंट आ गया। अब सिमिलरली 50 माइनस वाई से आएगा एक कंस्ट्रेंट, है ना, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से भी आ जाएगा y लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की बात, तो यहाँ पर है x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, x प्लस वाई माइनस 60 को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो देखो कितने कंस्ट्रेंट्स आ गए, 1 2 3 4, तो ये तो 4 कंस्ट्रेंट्स आ गए, और ये इन जनरल रहती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो चलिए इन कंस्ट्रेंट्स और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फिजिबल रीजन विद दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रेंट्स निकाल ही लिए हैं, और फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, और x लेस देन 60 और y लेस देन और इक्वल टू 50, ये भी हम इजीली प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 के लिए प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, 100, और अगर y को 0 रखता हूं तो x आ जाएगा 100। ठीक है, और जो लास्ट कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, या कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो x y, तो x 0 तो y 60, और y 0 तो x 60। ठीक है, बहुत ही ईजी है, करते आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो 100 और 60 वगैरह हैं, तो इतने सारे ब्लॉक्स तो है नहीं, तो हम कितना कितना लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम 20 वन ब्लॉक को 20 यूनिट्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आ गया है हमारा वाई एक्सिस, ऑलराइट, और ये है क्या है 0,0 ओरिजिन। चलिए अब प्लॉट करते हैं 0,100, तो वन ब्लॉक को हमने 20 यूनिट्स माना है, 1 2 3 4 5, है ना, 100 है ना, 20 40 60 80 100, तो 0,100 आ गया है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 100,0, तो ये भी आ जाएगा 20 40 60 80 100, तो 100,0। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, कुछ ऐसे आएगा ये लाइन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से बाहर जा रहा है, कुछ ऐसे आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लाइन की इक्वेशन, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 0,60, तो 20 40 60, तो ये आ गया है 0,60। सिमिलरली 60,0 भी एक पॉइंट है, 20 40 60, तो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, इनको भी हम ड्रॉ कर लिए हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि ये पैरेलल भी आ रही है, और अगर आप थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाए भी तो यहाँ पर जो स्लोप है, कितना है स्लोप, -1 है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों लाइन का स्लोप सेम है, तो पैरेलल आएगा लाइन, है ना। तो यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 का लाइन।
ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी x लेस देन और इक्वल टू 60 की। तो इसके लिए हम x इक्वल टू 60 ड्रॉ कर लेते हैं। तो 60 यहाँ पर है ना, तो x इक्वल टू 60 लाइन आएगी ऐसे वर्टिकल, 60 पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो ये हो गई है अपनी x इक्वल टू 60 की लाइन। और बात करते हैं y इक्वल टू 50 के लिए। तो ये वाली हमारी 60 है और y इक्वल टू 50 कुछ बीच में से जाएगी, है ना। तो ये लाइन हो गई है y इक्वल टू 50 की। और ये तो है हमारी y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइंस भी। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं किधर ये इनइक्वालिटीज लाई करेगी, ठीक है। और उसके बेस पे हम एक कॉमन रीजन या कॉमन पोर्शन, और इसी को बोल देंगे हम फिजिबल रीजन, है ना। तो यहाँ पर जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है भैया। x लेस देन 60, ठीक है, तो 60 से कम नंबर x के, तो ये वाली 60 है तो इससे इधर आना है, ठीक है। 60 से कम होना चाहिए x का वैल्यू, है ना। लेकिन हमें x ग्रेटर देन 0 रखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है। तो हमारा जो x लेस देन 60 का और x ग्रेटर देन 0 का हो गया, वो ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं y लेस देन और इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू 50 ये लाइन है हमारी, ठीक है। और लेस देन चाहिए तो इससे नीचे ही आना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाना है। 50 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए y की, है ना, 100 तक नहीं जा सकते। तो इससे इधर, और y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से ऊपर ही रहना है। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया, इसका ये कॉमन पोर्शन और इसका ये कॉमन पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 100 की। तो y इक्वल टू 100 ये वाली लाइन है, तो इसके पास 2 पोर्शन है, एक तो ये और एक ये वाला, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि x प्लस वाई लेस देन 100 प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिन को इसमें पुट करें इनइक्वालिटी में तो ये आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 100। दैट मीन्स ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 तो 100 से कम ही होता है। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इस लाइन से इधर ही रहना है हमें, ठीक है, ओरिजिन के साइड, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को। अब बात करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 की, ठीक है। तो 60 की लाइन ये वाली है और ग्रेटर देन, दैट मीन्स ओरिजिन को पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 60 नहीं होता है। दैट मीन्स ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस लाइन से उधर ही जाना होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है। इस लाइन से इधर आना है, ठीक है, और इस लाइन से नीचे जाना है, इस लाइन से इधर आना है, और इस लाइन से इधर आना है। अगर आप डिफरेंट कलर से इसको प्लॉट करेंगे ना सारे के सारी डायरेक्शंस को, तो आप पाएंगे कि जो हमारा कॉमन रीजन है वो क्या है भाई, इस लाइन से तो उधर जाना है, इससे नीचे, इससे इधर और इससे भी इधर। तो कॉमन रीजन आपका ये आएगा, ठीक है। आप इसको डिफरेंट कलर से प्लॉट कर सकते हैं बहुत ध्यान से, है ना। तो ये आपका कॉमन रीजन आ जाएगा और यही हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। आप देख रहे हो कि तीनों तरफ से ये बाउंडेड है ना, कोई भी इधर उधर इंडेफिनेटली हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये हो गया है अपना बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो चेक करने हैं अब, क्योंकि फिजिबल रीजन पहला टास्क कंप्लीट। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये हो गया है, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये कौन सा है अपना 60,0, ठीक है, क्योंकि ये 60 की लाइन है और ये ओरिजिन पे ही आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया अपना 60,0 ए कोऑर्डिनेट फिक्स, ठीक है। ये है हमारा बी कोऑर्डिनेट, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो सी कोऑर्डिनेट है ये भी हमें नहीं पता, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो बी क्या है, x इक्वल टू 60 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 और ये लाइन क्या है x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60 ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और अगर इसमें हम x की जगह 60 पुट कर दें तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y कितना आ जाएगा 100 माइनस 60, तो y आ गया है 40। तो x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 40 हमारा b कोऑर्डिनेट हो गया है, ठीक है। x इक्वल टू 60 y इक्वल टू 40। ऐसे ही हम इसकी बात कर सकते हैं c पॉइंट की, ठीक है। तो जो हमारा c पॉइंट है वो कितना है
सी कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि इस लाइन का है ना, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 60 है और ये y इक्वल टू 50, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन और y इक्वल टू 50 की लाइन, इनका इंटरसेक्शन। तो y इसमें 50 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 50 इक्वल टू 60, तो x आ गया है 10, ठीक है, और y तो 50 है ही यहाँ पर। तो c कोऑर्डिनेट कितना आ गया है, x इज 10 और y इज 50। इतना क्लियर है। अब हमारे पास सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। चलिए अब z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले a पर। तो ZA मीन्स 60, 0 को हमें इसमें पुट करना होगा। तो 60 x की जगह पुट करेंगे तो 2.5 इंटू 60 और y की जगह तो 0 है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और थर्ड टर्म है हमारा 410, ठीक है। तो 2.5 इंटू 60 करना है तो पॉइंट से हमारा 0 से हमारा पॉइंट खत्म और 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150, है ना, प्लस 410, तो ये कितना आ जाएगा 0, 516 और 415, तो 560 आ गया है। जेड बी की अगर हम बात करें तो बी पॉइंट क्या है 60, 40, तो 60 पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 60 प्लस 1.5 इंटू 40 प्लस 410। तो 2.5 इंटू 60 तो पहले भी किया था, 150 आया था, प्लस यहाँ से 0 से डेसिमल कैंसिल, तो 15 4 जा हो जाएगा 60 प्लस 410, तो ये कितना आएगा चेक करो, 0 का 0, ठीक है, 167 और 5 12, तो 2 आया, 1 कैरी, 4 1 5 और 6, तो ये आ जाएगा 620। अब जेड सी की बात कर लेते हैं। तो जो सी पॉइंट है वो है 10, 50, तो पुट करो इसमें 10, तो 2.5 10 प्लस 1.5 50 प्लस 410, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस डेसिमल से 0 से डेसिमल कैंसिल, 15 5 जा 75 प्लस 410, तो ये देखो कितना आ गया 25 75 100 और 401, तो ये आ गया है आपका 510, ठीक है। तो 510 आ गया है जेड सी और जेड बी आया है 620, जेड ए आया है 560। अब हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, तो इसलिए हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है वो कितना है 510 को हम कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो जो भी हमारा स्मॉलर वैल्यू होगा जेड का वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं जेड मिनिमम इक्वल टू 510 एट किस पॉइंट पे 10, 50। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो है 10 और y का वैल्यू है 50। तो चलिए अब जो जहां से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी उस पे चलते हैं। तो यहां पर हमने अभी तक फाइंड आउट किया कि जो जेड मिनिमम है ना, तो मिनिमम कॉस्ट कितना आ गया है 510 और किस पॉइंट पे आया है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50, ठीक है, 10, 50 पे आया है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड, दैट मीन्स जो A है उसको D को कितना भेजना चाहिए, है ना, और E को कितना भेजना चाहिए, F को कितना भेजना चाहिए, तो ये भी हमें बताना है, ठीक है। सिंपली 10 और 50 इससे काम नहीं चलेगा, बट हमें यहाँ पर ये पता है कि ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो जो x का वैल्यू है A कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, x कर रहा है, दैट मीन्स x जो A D को कर रहा है वो 10 क्विंटल कर रहा है, करना चाहिए, ठीक है, फॉर मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो जो ये कॉस्ट आएगा इसको मैं सर्कल में डाल रहा हूं, ठीक है। अब ये ए ई को कितना कर रहा है, वाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ए ई को 50 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करेगा तो मिनिमम कॉस्ट आएगा। अगर अब देखो 10 और 50 तो ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो x प्लस वाई कितना हो गया ट्रांसपोर्ट 60, तो 100 माइनस 60 कितना बचेगा 40, तो ए एफ को 40 ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अब बी से डी को कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो ये कितना है 10 माइनस एक्स, दैट मीन्स 10 माइनस 10, तो
बी से डी को जाना चाहिए 50 क्विंटल, ठीक है, और बी से ई को कितना जाना चाहिए 50 माइनस वाई, दैट मीन्स 50 माइनस 50, तो ये आ जाएगा बी से ई को 0 क्विंटल, मतलब बी ई को कुछ भी ट्रांसपोर्ट ना करे, ठीक है, फॉर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। अब बी से एफ को कितना कर रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 60, ठीक है। अब x कितना है 10 है, y कितना है 50 है, तो टोटल कितना हो गया x प्लस वाई 60, और 60 माइनस 60 0, तो c से f को b से f को कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 0 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी 50 क्विंटल की थी और इसने सारा का सारा हमने बोला 60 माइनस 10 करके 50 क्विंटल उसने डी को ट्रांसपोर्ट कर दिया है, तो उसके बाद अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हमारी सप्लाईज होनी चाहिए इस ऑर्डर में 10 50 40 और ये 50 0 0, तब जाके हमारे पास एक मिनिमम कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी और वो आएगी अपनी 510। था ना बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। An oil company has 2 depots A and B with capacities of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter and 3,500 liter respectively. The distances between the depots and the petrol pumps is given in the following table. तो ये हमारे पास एक टेबल क्वेश्चन में गिवन है जो डिपोट से है ना पेट्रोल पंप का कितना डिस्टेंस है वो दिया हुआ है इन किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर्स ऑफ ऑयल इज ₹1 पर किलोमीटर, हाउ शुड द डिलीवरी बी स्केड्यूल्ड, है ना, इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? तो यहां पर भी हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो हम फुल क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे बट इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे और फिर आपको खुद से भी कुछ चीजें ट्राई करनी होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 पर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम है ना जब इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कुछ लीटर को तो वो चाहिए हमें 1 लीटर की कॉस्ट, ठीक है, कि 1 लीटर की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर 10 लीटर की कॉस्ट है, तो 1 लीटर के लिए अगर हम बात करें 1 लीटर है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल तो कितनी होनी चाहिए। अब 10 लीटर की ₹1 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 है ना ₹0.1 पर किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब डिपोट और पेट्रोल पंप्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये डिपोट, ए डिपोट एंड सेकंड डिपोट है बी डिपोट। अब हमारे पास जो पेट्रोल पंप है वो कौन कौन से हैं, डी, ई एंड एफ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 2 गोडाउन्स और 3 राशन शॉप्स, तो वही सिमिलर पैटर्न हमें यूज करना है। तो ए से डी सपोज x लीटर ऑफ पेट्रोल डिलीवर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और ए से ई सपोज y लीटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए इनकी कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट भी लिख लेते हैं जो हमें जरूरत थी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो ए की कैपेसिटी कितनी है 7,000 और बी की कैपेसिटी है 4,000। तो कैपेसिटी से सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 7,000 और यहाँ पर कैपेसिटी है हमारी 4,000, ठीक है। और पेट्रोल पंप्स की रिक्वायरमेंट कितनी है वो भी लिखी हुई है। तो ए पेट्रोल पंप की डी पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट है 4,500 लीटर, तो रिक्वायरमेंट कितनी है 4,500, और ई की कितनी है 3,000 लीटर, ठीक है, और एफ की कितनी है 3,500 लीटर। तो ये आ गई हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ए से एफ को कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कैपेसिटी थी वो थी 7,000 लीटर, अब x लीटर और y लीटर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए यहां पर बचेगा 7,000 माइनस x प्लस y, तो इतना लीटर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या है वो तो कर ही चुके हैं x, तो यहां पर जो कैपेसिटी है d की वो कितनी है 4,500 लीटर, तो b कितना सप्लाई करें जब x ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है d को,
ठीक है, तो कितना करना होगा इसको, 4500 माइनस एक्स। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही चलते जाना है, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। तो 3000 माइनस वाई है ना, बी ई को ट्रांसपोर्ट करेगा। सिमिलरली बी ई को कितना ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, देखो भाई 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुका है, और इसको चाहिए 3500 लीटर है ना। तो 3500 माइनस जो हो चुका है वो माइनस कर देते हैं, तो ये कितना है 7000, ठीक है। तो 7000 माइनस एक्स प्लस वाई इसको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये कितना आएगा जो ट्रांसपोर्ट करना है, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस 7000, और ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई है ना। तो एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा 3500 माइनस 7000, तो ये भी आ जाएगा माइनस 3500, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कितना लीटर्स है ना ये डिपोट को इसको पेट्रोल पंप को ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, अब देखो 1 लीटर ऑफ ऑयल के लिए पर किलोमीटर 0.1 रुपीज़ लगता है, ठीक है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन है कि ए से डी तक जाने में कितना है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए 0.1 लगता है, तो 7 के लिए कितना लगेगा 0.7 लगेगा, करेक्ट। तो ए से डी में जाने के लिए 0.7 पर लीटर पर 7 किलोमीटर है ना, और पर लीटर की बात करें तो वो 1 लीटर ही है, ठीक है। तो 0.7 जाएगा इसमें पर लीटर, और अगर टोटल की बात करें तो x लीटर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो 0.7 x लीटर x रुपीज़ लगेगा ए से डी ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आ जाएगा 0.7 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये तो हुआ ए से डी तक का ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें ए से ई तक का कितना डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 0.1, तो टोटल जो कॉस्ट लगेगा पर लीटर है ना 1 लीटर के लिए, तो पर लीटर लगेगा 0.6 ए से ई तक में, तो ये आ जाएगा 0.6। सिमिलरली सभी में 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए है ना, तो हमारे पास पर लीटर की कॉस्ट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की इस डिस्टेंस में। तो बी से डी तक का कितना डिस्टेंस है 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3। बी से ई तक का डिस्टेंस कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 0.4 पर लीटर है ना, और ये कितना है 2 है बी से एफ तक का, तो बी से एफ तक का आ जाएगा कॉस्ट पर लीटर 0.2, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्टिंग आ गई है पर लीटर की। तो 0.7 इंटू एक्स लीटर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मैंने लिख ही दिया है। इसका क्या हुआ 0.6 इंटू वाई, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी कुछ होगा 0.3 समथिंग, ठीक है। तो आप लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस्टिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मिनिमम आएगा वो आपको लिखना है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्टिमाइजेशन नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो z आ जाएगा यहाँ से 0.3x प्लस 0.1x 0.1y माइनस 3950, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमें मिनिमाइज करना है इसको, है ना। अब करते हैं हम कंस्ट्रेंट्स की बात। तो कंस्ट्रेंट्स में क्या है भाई, जो x है लीटर हमने ट्रांसपोर्ट किया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली y भी ट्रांसपोर्ट किया है ना, ए से ई ने ई तक, तो y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं a से f तक की, तो यहाँ पर है 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी शुड भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 7000, ठीक है। ये हमारा एक कंस्ट्रेंट आ गया है। अब यहाँ से अगर बात करें 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा कंस्ट्रेंट x लेस देन और इक्वल टू 4500, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 3000 माइनस वाई भी है ना, ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन का ही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम सब। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी
है ना, तो आप लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इलेबोरेटली सोल्व कर सकते हैं, फिर ये बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है। और जो लास्ट कंस्ट्रेंट है वो क्या है, x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको कहाँ पर लिखें, चलिए हम यहीं पर ही लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कंस्ट्रेंट आएगा वो आएगा x प्लस वाई, ये माइनस 3500 है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स आ गए वो कितने आ गए, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये दो कंस्ट्रेंट है ना। और फिर यहाँ पर है, ये है और ये है। तो आपको क्या करना है, इन सबको प्लॉट करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है। तो प्लॉट करने के बाद आपको इजीली सारा का सारा प्लॉट करके कॉमन रीजन या फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि एक बाउंडेड फिजिबल रीजन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और उसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको z की वैल्यू चेक करनी है कितनी आ रही है। तो जो भी आपकी स्मॉलर वैल्यू आएगी वही आपकी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि एक बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उसमें जो भी स्मॉलर वैल्यू वही आपकी मिनिमम वैल्यू। तो आप अगर चेक करेंगे तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है z मिनिमम आ जाएगी 4400 एट 500 एंड 3000। इस कोऑर्डिनेट पे आपकी z मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट करें और फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट चेक करें और z वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो z मिनिमम आ जाएगा 4400 एट 500 एंड 3000। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि a से d को, a से e को, a से f को कितना ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो 500 दैट मीन्स ये x का वैल्यू आ गया है और ये आ गया है हमारे पास y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था मिनिमम कॉस्ट कितनी है वो तो हम लिख देंगे 4400। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो x की जगह हम लिख सकते हैं 500। तो जब a से d को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें कितना लीटर करना चाहिए, 500 लीटर। ठीक है, मैं सर्कल में डाल रहा हूँ। और जो y की वैल्यू है a से y, तो ये कितना जाना चाहिए, 3000। ठीक है, a से f को कितना ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, देखो 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। अब x कितना है 500 और y कितना है 3000, तो ये ऑलरेडी 500 प्लस 3000 दैट मीन्स 3500 ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर चुका है। अब इसके पास टोटल 7000 है तो माइनस 3500 कर देंगे तो इसके पास ये a से f को कितना ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 3500। क्लियर है इतना, 7000 माइनस 3500 तो बचेगा 3500। अब बात करते हैं b से d को कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो ये है 4500 माइनस x और x है 500 तो ये होना चाहिए 4000। ठीक है, b से e को कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, अब देखो 3000 माइनस y की वैल्यू ही 3000 है तो 3000 माइनस 3000 तो ये आ जाएगी 0। तो B से E को कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी 4000 है, वो सारा इसने D को ट्रांसपोर्ट कर दिया ऑलरेडी, तो ये इसको भी 0 करेगा। और यहाँ से भी अगर आप देखो x प्लस वाई माइनस 3500 तो इनको ऐड करेंगे x प्लस वाई को तो 3500 माइनस 3500 तो ये भी 0 आ जाएगा। तो B से F को भी कितना ट्रांसपोर्ट होगा, 0। तो समझ में आ गया, ये पूछा गया था ना कि हाउ शुड द डिलीवरी बी स्केड्यूल्ड, तो कैसे स्केड्यूल होने चाहिए कि भाई A से D को जाना चाहिए 500, A से E को जाना चाहिए 3000, A से F को जाना चाहिए 3500, है ना। इस तरीके से हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। और मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी जब ये सब कंडीशन हम करेंगे, इस तरीके से स्केड्यूल करेंगे, वो होगी 4400 और यही होगी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। A fruit grower can use two types of fertilizer in his garden, brand B, P and brand Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. तो यहाँ पर टेबल में मेंशन है कि P के जो 1 बैग है उसमें कितना kg नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है ना, ये सब गिवन है और Q का भी गिवन है। Tests indicate that the garden needs at least 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash, at most 310 kg of chlorine. If the grower wants to minimize
the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? What is the minimum amount of nitrogen added in the garden? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि P ब्रांड का बैग है और Q ब्रांड का बैग है, तो उसमें हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और क्लोरीन वगैरह उसमें क्वांटिटी है, वो भी गिवन है। तो हमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये भी गिवन है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, एटलीस्ट फॉस्फोरिक एसिड कितना होना चाहिए, पोटाश कितना होना चाहिए और क्लोरीन कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास P ब्रांड के बैग हैं वो सपोज X बैग्स लेंगे, ठीक है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो यहाँ पर टू मिनिमाइज द नाइट्रोजन के अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर X बैग्स P के लेंगे और Y बैग लेंगे Q के सपोज। तो यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें नाइट्रोजन की, तो X बैग अगर P के हैं और यहाँ पर 3 kg नाइट्रोजन है 1 बैग में P के, तो टोटल नाइट्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3x किलोग्राम, ठीक है। सिमिलरली Q में कितना है नाइट्रोजन, एक बैग में 3.5 kg है ना, तो Y बैग्स में कितना हो जाएगा 3.5y। तो चलिए ये तो हो गई नाइट्रोजन की क्वांटिटी, इसी को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड पे अगर हम कंस्ट्रेंट्स लगाएं तो 1 × X प्लस 2 × Y, तो फॉस्फोरिक एसिड की क्वांटिटी इतनी होगी, X नंबर ऑफ बैग्स ऑफ P में और Y नंबर ऑफ बैग्स ऑफ Q में, ठीक है। और टोटल कितना होना चाहिए, ये बोला गया है कि एटलीस्ट 240 किलोग्राम तो होना ही चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। तो एटलीस्ट मतलब 240 से ज़्यादा या उसके इक्वल चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोटाश की। तो पोटाश गिवन है 3x प्लस 1.5y और इसकी क्या क्वांटिटी है, ये होना चाहिए एटलीस्ट 270 किलोग्राम ऑफ पोटाश, तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो उसका क्या क्वांटिटी है, ये है 1.5 × X हो जाएगा और 2 kg है Q वाले बैग में, तो ये हो जाएगा 2y और इसके कंस्टेंट क्या है एट मोस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए 310 kg, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्लोरीन, तो 310 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इससे कम होगा या इक्वल होगा तो चलेगा, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया था X और Y नंबर ऑफ बैग्स, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बैग्स होना चाहिए वो भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे आ गए हैं कंस्ट्रेंट्स। तो इन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमें इस नाइट्रोजन के अमाउंट को मिनिमाइज करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.5 से डिवाइड करके, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा 180 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए कंस्ट्रेंट्स। तो 1 2 3 कंस्ट्रेंट्स और ये तो यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। चलिए तो सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले अब फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स और फिर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर लेंगे जो है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये इनइक्वालिटीज है इनको प्लॉट करने के लिए हम लाइंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग, x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। तो चलिए सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं x और y। तो जब हम इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y कितना बचेगा 2y इक्वल्स टू 240, तो y इक्वल्स टू 240 बाई 2, दैट मीन्स y आ जाएगा 120 और अगर y को 0 रख देंगे तो x कितना बचेगा 240। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिमिलरली 2x प्लस y इक्वल्स टू 180, इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x को 0 रखेंगे तो y कितना बचेगा 180 और अगर y को 0 रख देंगे तो 2x इक्वल्स टू 180 तो x इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है ना। तो x और y, थर्ड इक्वेशन क्या है 1.5x प्लस 2y
इक्वल्स टू 310। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 310/2, तो वो हो जाएगा आपका 155। और जब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 310/1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 206.6। तो चलिए ये सब कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, अब इन लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं x एक्सिस, तो ये आ गई हमारी x एक्सिस और यहां से आ जाएगी एक y एक्सिस। चलिए अब ये जो लाइन है इसमें कोऑर्डिनेट है 0,120, ठीक है। तो यहां पर अब देखो जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स तो बहुत ही लिमिटेड है, तो यहाँ पर हम 120 तक तो जा ही नहीं सकते ब्लॉक्स, है ना। अगर हम वन ब्लॉक को 1 यूनिट एज्यूम करें तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, ठीक है। तो 120 तक जाने के लिए क्या करना होगा, ये 50, 100 और ये 150, तो 120 कहीं यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली, तो 0,120 एक हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब 240,0 भी फाइंड आउट कर लेते हैं कहाँ पर होगा। तो ये है 50, 100, 150, 200, 250 और हमें क्या करना है 240 करना है, तो कहीं यहां पर हो जाएगा 240,0। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिए हैं। अब इसमें लाइन की इक्वेशन हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। अब क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को भी ऐसे ही प्लॉट करना है, तो जल्दी से करते हैं 0,180, दैट मीन्स 50, 100, 150, 200, तो 180 कहीं यहाँ पे होगा 0,180, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट है 90,0, दैट मीन्स ये 50, 100, तो कहीं 90,0 यहाँ पर होगा, तो 90,0 जल्दी से इनको ज्वाइन कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी आ गई सेकेंड लाइन 2x प्लस y इक्वल्स टू 90, 180। तो हमारी सेकेंड लाइन भी आ चुकी है। थर्ड लाइन को प्लॉट करने के लिए हम डालते हैं 0,155। तो यहाँ पर है आपका 50, 150, तो 55 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0,155। चलिए अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 206.6, तो 50, 100, 150, 200 और यहाँ पर आ जाएगा कहीं आपका 206.6,0, ठीक है। तो इन दोनों को भी अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 उसके लिए x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 ये लाइन और y इक्वल्स टू 0 ये वाली लाइन। तो चलिए अब सारी की सारी लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है, तो अब हम इनइक्वालिटी का रीजन देख लेते हैं कहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, उसकी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 240, है ना। तो कौन सी लाइन है, ये वाली है। तो इसने 2 पार्टीशंस कर दिए, एक उधर एक इधर। तो अब देखते हैं कि जो ओरिजिन है 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 0,0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 240, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ये ओरिजिन वाला पार्ट है, मीन्स जो इसने 2 पार्टीशंस किया उधर का और इधर का, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इधर का पोर्शन इसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसका रीजन हो गया उधर की साइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, तो यहाँ पर भी 0 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 180, तो इधर का इसका भी रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये है ना 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो इससे भी उधर इससे भी उधर, ठीक है। अब थर्ड है हमारी लाइन 1.5x वाली, ठीक है। तो जो हमने सबसे लास्ट में प्लॉट करी थी ये वाली, तो इसकी इक्वेशन हमने नहीं लिखी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.5x प्लस 2y इक्वल्स टू 310। तो ये जो लाइन है ये है लेस देन और इक्वल टू 310, है ना। तो अगर हम इसमें 0,0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 310, और इसका मतलब है कि जो ये लाइन है उससे ओरिजिन की साइड हमारा फेवरेबल रीजन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप
कंसिडर करें सारे लाइंस के रीजन्स को, तो इससे इधर जाना है, इससे उधर जाना है और इससे इधर आना है, और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट कलरिंग के साथ इसको शेड करता हूं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, इससे हमें उधर जाना है। दैट मीन्स ये जो हमारा ग्रीन रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इनइक्वालिटी को। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इसीलिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। अब जो ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो इसमें भी ग्रेटर देन है, तो इसमें भी हमने बताया कि उधर ही रहेगा रीजन, तो इससे भी उधर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लू लाइंस डिनोट कर रही है ये दूसरी लाइन को या दूसरी इनइक्वालिटी को। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है बट इस लाइन से उधर जाना है अवे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो ये वाली इनइक्वालिटी है 1.5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 310। तो इसमें तो हमने बताया था कि ओरिजिन की साइड ही रहना है, तो जो ये लाइन है जो हमने सबसे लास्ट में ड्रॉ करी थी, इससे कहाँ रहना है, इधर ही रहना है ना। तो कुछ ये वाली लाइन, ये पोर्शन, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहना ही है। अब देखो कि कहां पर तीनों जो कलर हैं ग्रीन, ब्लू और रेड, कहां पर ये है ना कॉमन पोर्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा हो जाएगा फिजिबल रीजन। तो आप अगर देखें इस वाले पोर्शन में तो सारा रेड रेड ही है, इस वाले पोर्शन में अगर देखें तो यहाँ पर ब्लू और रेड है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये सारा रेड है, इस पोर्शन में भी क्या है, रेड और ग्रीन है। बट अगर आप बात करें इस वाले पोर्शन की, ये और ये, ठीक है, तो इसमें आपको ब्लू कलर भी दिख रहा होगा, ग्रीन कलर भी दिख रहा होगा और रेड कलर भी दिख रहा होगा। तो जो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा इतने वाला। ठीक है, तो जहां पर सारे कलर आपको दिख जाए, क्योंकि उस पोर्शन को सारे की सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो वही कॉमन पोर्शन जो हो गया हमारा, वही हो जाएगा फिजिबल रीजन। ठीक है, यही हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना था। तो हमारा फिजिबल रीजन आ गया है। अब देखो फिजिबल रीजन आने के बाद, अब देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो फिजिबल रीजन है उसको तीनों तरफ से बाउंडेड किया हुआ है लाइंस ने। ठीक है, इंडेफिनेटली तो ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे हम बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, और बाउंडेड फिजिबल रीजन में अगर आपको याद हो तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो भी कॉर्नर पॉइंट्स पे मिनिमम या स्मॉलर वैल्यू मिलेगी वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को तो जो भी लार्जर वैल्यू होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन केस ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये हो गया है ना, और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं मैं इनको नेम दे देता हूँ A, B और C पॉइंट्स। तो इन तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, उन्हीं पे हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले A, B और C फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A क्या है, ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, और ये जो दूसरी लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 1.5x प्लस 2y इक्वल्स टू 310। तो इन दोनों पॉइंट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है A। ठीक है, तो इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 240, ये तो हो गई हमारी ये वाली लाइन, और जो वो लाइन है ये है 1.5x प्लस 2y इक्वल्स टू 310। तो इससे आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट A। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं क्योंकि 2y है, तो ये आ जाएगा 2y कैंसिल। तो यहाँ से x माइनस 1.5x, दैट मीन्स माइनस 1.5x। तो यहाँ से 2y तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1.5x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.5x इक्वल्स टू 240 माइनस 310, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस
70। तो -0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये तो x का वैल्यू आ गया। अगर इसको हम इस लाइन में पुट कर दें तो 140 प्लस 2y इक्वल्स टू 240। तो 140 उधर जाके माइनस, तो 2y इक्वल्स टू 240 माइनस 140 मीन्स 100। तो y आ गया है हमारा 50। ठीक है, तो x 140, y आ गया है 50। तो ये हमारा आ गया है एक कोऑर्डिनेट, कौन सा, a वाला। तो मैं लिख देता हूं a आ गया है अपना 140 कोमा कितना 50। तो चलिए अब बात करते हैं हम b कोऑर्डिनेट की। b कोऑर्डिनेट किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और किस लाइन का है, एक तो ये और एक ये जो पहले भी हमने यूज किया x प्लस 2y इक्वल्स टू 240। अब देखो यहाँ पर x है ना, और यहाँ पर 2x है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 2x हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम 2x प्लस 4y, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 480, और ये वाली लाइन लिख देंगे तो ये है 2x प्लस y इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलिए अब माइनस कर देते हैं, तो 2x से 2x कैंसिल, 4y माइनस y 3y, और 480 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 300, है ना। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 300/3 दैट मीन्स 100। और अगर हम y की वैल्यू 100 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो 2x प्लस y की जगह 100 इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 80। तो x आ गया है अपना 80/2 दैट मीन्स 40। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 100। तो हमारा b कोऑर्डिनेट आ गया है x इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 100। चलिए अब c कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। c कैसे निकालेंगे हम, c है इस लाइन का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 का, और 1.5x प्लस 2y इक्वल्स टू 310 का। तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा सी पॉइंट कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो y है और यहाँ पर 2y है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 360, और इसमें इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1.5x प्लस 2y इक्वल्स टू 310। इतना क्लियर है। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस 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 4x माइनस 1.5x, तो ये बचेगा 2.5x, है ना। 2y तो कैंसिल इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा 50। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 50/2.5। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 से 50 जाएगा 2 टाइम्स, तो x आ गया अपना 20। क्लियर है। अब यहाँ पर y कैलकुलेट करना है, तो y के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 20 पुट कर देते हैं सपोज इस इक्वेशन में। तो x इक्वल्स टू 20 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4 80 प्लस 2y इक्वल्स टू 360। तो उधर जाएगा तो 2y इक्वल्स टू 360 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 0 से 0, और ये बचेगा 28। तो y कितना आ जाएगा 280/2 दैट मीन्स 140। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे c के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने आ गए, x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू 140। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट c इक्वल्स टू 20,140। अब हमारे 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। पहला फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना, दूसरा उन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी है। अब हमारा थर्ड टास्क है कि हम इसको z की वैल्यू फाइंड आउट करें इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ZA, दैट मीन्स a पे, है ना। तो ZA कितना हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट को z में पुट करना है, तो x की जगह क्या है 140, तो 3 इंटू 140 ये हो जाएगा 420, करेक्ट। और अगर ये y कोऑर्डिनेट है, y को पुट करें तो 3.5 इंटू y की जगह आ जाएगा 50, सिंपल। तो 420 प्लस, अब पॉइंट से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 17। तो यहाँ से कितना आ गया 5 7 2 9, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब ZB की बात कर लेते हैं।
तो जेड बी जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है उसको पुट करना है सिंपली। तो 40 से हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस वाई कोऑर्डिनेट 100 पुट करेंगे तो 3.5 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 350, है ना। तो यहाँ से आप देखो अगर इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 0, 7 और 4। तो जेड सी भी सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जेड सी है हमारा 20,140, तो 20 पुट करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 60 प्लस 140 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 140, ठीक है, 3.5 इंटू 140। तो यहाँ पर पॉइंट से 0 गया और 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 5 जा 77, 14 3 जा 42 तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 550, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था नाइट्रोजन के अमाउंट को। तो यहाँ पर हमारा जो जेड बी है तो ये आ गया है 470 और जेड ए है हमारा ये आ गया है 595, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा है, मीन्स स्मॉलर कौन सा है इसमें क्वांटिटी, वो कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 470 यहाँ पर स्मॉलर है। तो इसलिए यहाँ पर जो बी कोऑर्डिनेट है 40,0 इस पे हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू हो गया है नाइट्रोजन का वो कितना आ जाएगा, जेड मिनिमम इक्वल्स टू कौन सा आया 470, ठीक है। तो जेड मिनिमम इज 470 एट किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट क्या है 14,100, है ना। तो ये आ जाएगा 40,100, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी 470 एट 40,100, बस इतना ही करना था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ग्रोअर वांट्स टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग्स of each brand should be added, what is the maximum amount of nitrogen added। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 को ही रेफर करना है और उसमें हमने क्या किया था, नाइट्रोजन के अमाउंट को मिनिमाइज किया था, बट यहाँ पर हमें नाइट्रोजन के अमाउंट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और बताना है कि कितने ब्रांड है ना, कितने बैग्स लगेंगे ऑफ ईच ब्रांड पी एंड क्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को रेफर करते हैं। तो यहां पर हमने देखा था कि जो मिनिमम आया है जेड मिनिमम वो आया था 470, ठीक है, एट बी पॉइंट 40,100। तो यहां पर जो पी ब्रांड के बैग थे वो लगे थे 40 और क्यू ब्रांड के लगे थे बैग 100। तो मिनिमम कॉस्ट आएगा, बट हमें मिनिमम नाइट्रोजन का अमाउंट आएगा, बट हमें अब मैक्सिमाइज करना है नाइट्रोजन के अमाउंट को। तो जहां पर भी मैक्सिमम मिल रहा होगा वही हमारा मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, जहां पर भी लार्जर वैल्यू मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो जेड ए है उस पे हमारा मिल रहा है 595, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, आप ये देख ही सकते हैं तीनों में। और ये किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट है हमारा 140,50, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पी ब्रांड के हमें 140 बैग चाहिए और क्यू ब्रांड के हमें 50 बैग चाहिए, और टोटल कितना है 595। तो आप यहां पर इजीली लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो कितने हैं। तो हमारा जेड मैक्सिमम आया 595। सब कुछ दोबारा से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही सॉल्यूशन है, ठीक है। और हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड, तो बी ब्रांड के आए थे 140 बैग और क्यू ब्रांड के आए थे 50 बैग, ठीक है। तो बस इतना ही बताना है, मैक्सिमम अमाउंट और पी और क्यू के अमाउंट, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। A toy company manufactures 2 types of dolls, A and B. Market research and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week, and the demand for dolls of type B is at most half of that for dolls of type A. Further, the production level of dolls of type A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units. If the company makes profit of rupees 12 and rupees 16 per doll respectively on dolls A and B, how many of each should be produced weekly in order to maximize the profit?
तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है कि ए डोल पे कितना होगा और बी डोल पे कितना होगा। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई कितनी बननी चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो सबसे पहले वही एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए डोल्स बी एक्स, ठीक है, एक्स प्रोड्यूस करनी चाहिए पर वीक एंड बी डोल्स बी वाई, ठीक है। तो एक्स डोल एक्स होने, ए डोल एक्स होने चाहिए और बी डोल्स वाई होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है, वो है द प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड 1200, है ना, डोल्स पर वीक। तो कंबाइंड जो है, अगर कंबाइंड कर दें हम x प्लस वाई, तो इनका प्रोडक्शन लेवल, इनका नंबर 1200 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स 1200 से कम होगा या इक्वल होगा तो चलेगा, है ना, लेस देन और इक्वल टू होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई पहली कंडीशन। अब सेकेंड टाइप की कंडीशन है, एंड द डिमांड फॉर डोल्स ऑफ टाइप बी, टाइप बी की डोल्स कितनी है, वाई, है ना, इज एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम या इक्वल, बराबर, ठीक है। तो एट मोस्ट कितने होने चाहिए, हाफ ऑफ दैट ऑफ फॉर डोल्स ऑफ टाइप ए, ठीक है। तो जो y है वो क्या होना चाहिए, एट मोस्ट मीन्स उससे कम या इक्वल, किसके इक्वल, x/2 के इक्वल, है ना, हाफ ऑफ दैट फॉर डोल्स ऑफ टाइप ए। समझ में आई बात। तो ये भी एक कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन है, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डोल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड, तो टाइप ए मीन्स x, है ना, तो x का नंबर कैन एक्सीड 3 टाइम्स, तो कितना एक्सीड कर सकता है, 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डोल्स ऑफ अदर टाइप बाय एट मोस्ट, तो कितने से एक्सीड कर सकता है, बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स, ठीक है। अब समझ में आया। तो यहां पर जो बोला गया है कि x माइनस 3y, है ना, तो x की क्वांटिटी कैन एक्सीड बाय 3 टाइम्स ऑफ डोल्स प्रोडक्शन ऑफ y, है ना, या प्रोडक्शन ऑफ डोल्स b। तो x माइनस 3y कितना एक्सीड कर सकता है, एट मोस्ट, तो ये भी क्या होना चाहिए, एट मोस्ट कितना हो सकता है, 600 यूनिट्स। तो 600 से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन लेवल एक्सीड नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है सारी बात। तो ये तो हो गए हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, है ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ से अगर हम ले लें 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट हो गया है। अब ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, वो तो आएगा ही, क्योंकि जो नंबर ऑफ डोल्स है पर वीक जो बन रहे हैं वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। तो ये सब आ गए हमारे कंस्ट्रेंट्स। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रखना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट क्या मान लेंगे, z। तो प्रॉफिट कितना है, हमें पता है जो ₹12 का प्रॉफिट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, डोल ए पे। तो ए कितनी है, डोल्स x है, तो एक पे हमें 12 मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा डोल ए पे, 12x, है ना। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो ₹16 मिल रहा है ऑन डोल बी, तो ये आ जाएगा +16y। क्लियर है। टोटल प्रॉफिट ऑन डोल बी, टोटल प्रॉफिट ऑन डोल ए, और कंबाइंड प्रॉफिट हो गया 12x प्लस 6y। अब इसको मैक्सिमाइज करना है यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेस देन इक्वल टू 1200 है, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पर भी लेस देन है। तो यहाँ से आप इतने क्वेश्चंस हमें सोल्व कर चुके हैं, तो इतना तो पता चलता है कि एक बाउंडेड फिजिबल रीजन आएगा, ठीक है। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन में जो भी स्मॉलर नंबर आएगी कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की, वही हमारा हो जाएगा मिनिमम, और जो भी लार्जर वैल्यू आएगी वही हो जाएगा मैक्सिमम। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर जो भी लार्जर वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मैं पूरा क्वेश्चन ग्राफ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो जेड मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो आएगा आपका 16,000, ठीक है, एट कितने पे, 800,400, ठीक है। तो 800 क्या है, नंबर ऑफ डोल्स ए, है ना, तो ये है ए डोल्स, ए की क्वांटिटी कितनी बनानी चाहिए, और ये है बी डोल्स की क्वांटिटी पर वीक कितनी बनानी है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 रुपीज, ओके।
और इसी के साथ हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको सारा का सारा चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और लर्न हाउ पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हाउ पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।